हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बायोलॉजी। ये क्लास 11th में हम ये दूसरा चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब जीवधारियों का वर्गीकरण। उस जीवधारियों के वर्गीकरण में हमने आपको बताया था कि आर्यस विटेकर ने 5 जगत सिस्टम दिया था। 5 किंगडम होता है सिस्टम देने का काम आर्यस विटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और इसी सिस्टम को माना जाता है और इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जिसमें हमने आपको पहला जो जगत समझाया था आपको मोनेरा जगत, उसमें हमने आपको बताया था जितने भी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जंतु होते हैं उनको मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा जाता है। और उसी मोनेरा जगत के अंदर हमने आपको समझाया था, मोनेरा के लक्षण बताए थे, इसके बाद उसका एग्जाम्पल बताया था, आर्की बैक्टीरिया बताया था। तो आर्की बैक्टीरिया के बाद आता है जीवाणु आता है। मतलब आर्की बैक्टीरिया में हमने आपको मेथोजन बताया था, थर्मोएसिडोफिल्स बताया था, हेलोफिल्स बताया था। तो मोनेरा का ये एग्जाम्पल है। उस मोनेरा के एग्जाम्पल में पहला जो एग्जाम्पल आर्की बैक्टीरिया था उसकी हमने कल जो है पीछे आपको डिस्क्राइब कर दिया। आज हम जीवाणु के बारे में बताएं। ये जीवाणु की जो खोज थी वह सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। वो एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है बैक्टीरिया की खोज की थी, जीवाणु की खोज की थी। उन्होंने क्या किया था कि जो दांतों की जो मैल है उस दांतों की मैल को खुरच करके और उस खुरचन को उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। और जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उसको उन्होंने एनी मॉलिक्यूल्स नाम दिया। उन्होंने नाम क्या दिया था जिसकी खोज की थी, उसको एनी मॉलिक्यूल्स नाम दिया था, एनी मॉलिक्यूल्स। यह और जीवाणु शब्द देने का काम जो था वह एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था एरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु शब्द की खोज की थी। जीवाणु शब्द देने का काम एरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया और जीवाणुओं का अध्ययन लीवेनहॉक ने सबसे पहले किया था। इसलिए जीवाणु विज्ञान का जनक जो होता है वह लीवेनहॉक को ही माना जाता है। तो एंटोनी वान लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। यह और उनके समय में माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। उन्होंने जो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी थी उसी से उनका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जो छोटे छोटे जो जीव पाए गए उन छोटे छोटे जीवों को एनी मॉलिक्यूल्स नाम देने का काम किया। बाद में जीवाणु शब्द की खोज जो है एरनबर्ग ने किया था। इसके बाद जो लुई पास्चर आए, अगले जो वैज्ञानिक थे मतलब वो लुई पास्चर ने होता है वो केवल की खोज थी। उन्होंने बताया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका आंशिक ऑक्सीकरण करते हैं। आंशिक उनका विघटन होता है जिसके फलस्वरूप होते हैं एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण। मतलब उन्होंने लुई पास्चर ने किण्वन की क्रिया की खोज की थी, किण्वन को खोजा। और किण्वन का मतलब होता है कि जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं सूक्ष्म जीवों की सहायता से होते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। उसी को हम किण्वन की क्रिया कहते हैं। और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, कुछ जीवों की सहायता से होता है और इसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जैसे एक समीकरण के द्वारा समझ लीजिए, जिसे किण्वन की जो क्रिया होती है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। इसके जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं C6H12O6 ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट जाता है और एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP ऊर्जा का निर्माण, इसी को किण्वन की क्रिया कहते हैं। तो सीधा सा आप समझिएगा, किण्वन का मतलब होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक खाद्य पदार्थों का या ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण करते हैं जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम मात्रा में
ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी को किण्वन की क्रिया कहते हैं और इसको खोज करने का काम लुई पाश्चर ने किया। लुई पाश्चर ने बताया कि रोगों की जो उत्पत्ति होती है वह रोगाणुओं के द्वारा होती है। ये क्या उन्होंने किया था, इसको याद कर लीजिएगा। लुई पाश्चर ने कहा था कि रोगों की जो उत्पत्ति होती है, रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा, उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा है, ये उन्होंने बताया। बाद में जीवाणु में आया रॉबर्ट कोच, एक वैज्ञानिक, रॉबर्ट कोच। ये सब साइंटिस्ट आपको याद करना पड़ेगा। रॉबर्ट कोच ने, तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया, इन्होंने जो तपेदिक रोग होता है, इसको क्षय रोग कहते हैं या टीबी कहते हैं, क्षय रोग, इसी को टीबी भी कहा जाता है या तपेदिक भी कहते हैं या इसको लाल यक्षमा भी कहा जाता है। ये तो तपेदिक और एंथ्रेक्स होता है, इस बीमारी को खोज किया। मतलब क्षय रोग और एंथ्रेक्स रोग को खोजने का काम रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने बताया कि ये दोनों बीमारियां जो जीवाणुओं के कारण हैं, इसलिए रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं या फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। इनको जो होता है रॉबर्ट कोच को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। मतलब सूक्ष्म जीव, मतलब आधुनिक सूक्ष्म जीव के पिता जो होते हैं वह रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। इसके बाद जो होता है कि इसी में जो होता है कि एक साइंटिस्ट थे वह कैलमेटी। अगले जो साइंटिस्ट थे वह कैलमेटी थे। उन्होंने जो है बीसीजी के टीके का आविष्कार किया। मतलब बीसीजी का टीका जो होता है, बीसीजी की वैक्सीन होती है, उसको खोज करने का काम उन्होंने किया। अब हमने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था, आप पता करके बताइएगा बीसीजी का टीका जो होता है किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है और बीसीजी का पूरा नाम क्या है। देखिए बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमाइटी। ये इसका पूरा नाम बताएंगे आप, बैसिलस कैलमाइटी। ये जो होता है बीसीजी का पूरा नाम होता है। और बीसीजी का जो वैक्सीन होती है वह टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ये किसकी रोकथाम के लिए लगाते हैं, टीबी की रोकथाम के लिए लगाते हैं। और टीबी जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु होता है, इसके द्वारा फैलता है। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है टीबी बीमारी होती है। तो बीसीजी वैक्सीन की खोज जो है वह कैलमेटी नामक वैज्ञानिक ने किया और उन्होंने बताया था कि बीसीजी का टीका जो होता है वो टीबी की रोकथाम के लिए क्या होता है, लगाया जाता है। यहाँ तक समझा गया। अब देखिए इसके आगे जो चीज़ें होती हैं कि जीवाणुओं के क्या लक्षण हैं, मतलब जीवाणु किसे कहते हैं। अब कितना हो गया, यहाँ से ये जो चीज़ें पॉइंट हो आपको क्या, ये सब आप याद रखिएगा। एंटोनी मानलेहार्ट, एरेबर्ग, लुई पाश्चर, रॉबर्ट कोच, कैलमेटी। अब आता है जीवाणुओं के लक्षण। ये जीवाणु होते हैं वह एक कोशिकीय होते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो जीवाणु होते हैं ये कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है, सरल। ये कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं और यह मृतजीवी या परजीवी दोनों प्रकार के, मतलब ये मृतजीवी भी होते हैं या परजीवी भी होते हैं। जीवाणु कोशिका में होता है, जीवाणु कोशिका में होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है। या हम कहें कि जीवाणु की कोशिकाओं में केंद्रक की चारों तरफ केंद्रक कला का क्या होता है, अभाव होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके अंदर नहीं पाई जाती है। और जीवाणु कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गिका, ये सब क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनके अंदर कोशिकाएं क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। और इनमें जो होता है सिलेंट्रियस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। समझा गया। अब इसके बाद जीवाणु जो होता है आकार के
बता दे रहे हैं, जीवाणु आकार के आधार पर होते हैं वह 4 प्रकार, मतलब आकार के आधार पर होता है जीवाणु कितने प्रकार होते हैं? 4 देख लेंगे। मतलब आकार के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। पहला देखिए क्या है, पहला जीवाणु का उसको हम कोकाई करते हैं, कोकाई या फोकस जो फोकस होता है या कोकाई होता है CO+C जो फोकस प्रकार के जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु होते हैं गोलाकार होते हैं। मतलब इस प्रकार के जो जीवाणु क्या होते हैं, इस प्रकार के जीवाणु होते हैं वह गोलाकार होते हैं। और उसके बाद दूसरा होता है वह आपका आता है बैसिलस प्रकार का होता है, दूसरा होता है बैसिलस। जो बैसिलस प्रकार का जीवाणु होता है ये छड़ के आकार के होते हैं, लार्ज शेप। जो छड़ के आकार का जो जीवाणु होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, छड़ के आकार के जो जीवाणु होते हैं उसको हम बैसिलस, छड़ के आकार के, ये छड़ के आकार के होते हैं। और तीसरा आता है स्पाइकुलम। जो स्पाइकुलम होते हैं ये होते हैं सर्किल आकार के, मतलब सर्किल आकार होते हैं। वही सर्किल के आकार, तो इस प्रकार का जो जीवाणु होता है वह सर्किल के आकार का होता है। इसके बाद जो चौथा जीवाणु होता है वह कामा शेप होता है, कामा शेप का होता है, ये कामा के आकार, जैसे कामा लगा होता है उस कामा के आकार के होते हैं, या होते हैं कामा शेप होते हैं, ये होता है ऐसे होते हैं, कामा शेप होते हैं, पाए कामा के आकार। ये जीवाणुओं का आकार हो गया। इसके बाद इसी जीवाणु के अंदर, मतलब बाकी तो हमने लक्षण बता दिया, उसका आकार बता दिया, जीवाणु की खोज बता दी, ये और जीवाणु के लक्षण हमने बताया आपको, यही का चीज आप याद रखें। अब इसके अंदर आता है, एक आता है प्लाज्मिड होता है। तो प्लाज्मिड होता है जो कुछ जीवाणु होते हैं, तो जैसे ई कोलाई होता है, अगला जो आता है उसके अंदर है प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड होते हैं वह कुछ जो जीवाणु होते हैं, जैसे ई कोलाई। तो ई कोलाई में होता है मुख्य डीएनए की अतिरिक्त, मतलब प्लाज्मिड किसे कहेंगे, आपको पूछता है प्लाज्मिड किसे करते हैं, तो प्लाज्मिड होता है जो कुछ जीवाणु होते हैं जिसमें इस्टीचिया कोलाई आता है। इस्टीचिया कोलाई में होता है मुख्य डीएनए के अतिरिक्त वृत्ताकार होते हैं, मतलब वृत्ताकार होते हैं वह द्विकुंडलित होते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। मतलब वृत्ताकार द्विकुंडलित जो डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या कहें कि ई कोलाई जो जीवाणु होता है, इस जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त जो वृत्ताकार डीएनए जो है श्रृंखलाएं पाई जाती है, वृत्ताकार डीएनए का जो कुंडलित भाग पाया जाता है उसी को हम प्लाज्मिड, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब जीवाणु में डीएनए की अतिरिक्त जब वृत्ताकार डीएनए की जो श्रृंखला पाई जाती है वह क्या कहलाती है, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड होता है ये कई प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है, या प्रकार का होता है, और इसके बाद CO प्रकार का। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस फैक्टर होता है, एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी फैक्टर होता है, और CO का मतलब होता है कॉल्चिसिन फैक्टर या कोल फैक्टर। अब इसके बाद इसमें दूसरा आता है, अगला आता है ईपीसोम। देखिए ईपीसोम क्या होता है कि ईपीसोम होता है जब प्लाज्मिड में जो मुख्य डीएनए होता है,
जब जो प्लाज्मिड होता है उस प्लाज्मिड में मुख्य डीएनए जब जुड़ा होता है तब इसे एपिसोम कहते हैं। जब प्लाज्मिड एपिसोम का मतलब जब प्लाज्मिड मुख्य डीएनए से जुड़ा होता है, जब प्लाज्मिड मुख्य डीएनए से जुड़ा होगा तो उसे हम एपिसोम कहते हैं। और इस प्रकार के जीवाणु को HFR, इस प्रकार का जो जीवाणु पाया जाता है उसको HFR हाई फ्रिक्वेंसी जो है रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। उसको हम कहते हैं हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। ये HFR का एक बात फिर सुनिए इस चीज को। प्लाज्मिड होता है कुछ जीवाणु होते हैं जैसे एस्चेरिचिया कोलाई होता है, इसमें मुख्य डीएनए के अतिरिक्त जब वृत्ताकार डीएनए जो है पाया जाता है, वृत्त के आकार का जो डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जब डीएनए पाया जाता है उसे हम प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड होता है वह जो होते हैं उसके अंदर 3 फैक्टर होते हैं। एक आर फैक्टर होता है, यह दूसरा जो होता है जब फैक्टर होता है, और तीसरा जो होता है कोन फैक्टर। वो आर का होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोधी, तो ये प्रतिरोधक का काम करता है। मतलब हमारी दिमाग होता है इसके द्वारा होता है दिमागों का शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण होता है। जब का होता है फर्टिलिटी, मतलब यह जन्म योग्य होता है, मतलब जन्म करने के होता है योग्य बनाता है। और CO होता है यह एक कॉन्स्टिट्यूटिव फैक्टर होता है जो विष का निर्माण करता है, मतलब रोकने का काम करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं प्लाज्मिड होता है। अब एपिसोम होता है कि जब प्लाज्मिड होता है डीएनए से जुड़ा होता है, यह जब प्लाज्मिड का होगा मुख्य डीएनए से जुड़ा होगा उसे हम एपिसोम कहते हैं। और इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उसको HFR कहा जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। ये जीवाणु के बारे में आगे अगले 2 टॉपिक में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।